So hello guys, let us start the solutions of section 2 of paper 2 2019 JEE Advanced. तो अभी हमारी चल रही है PYQ सीरीज जिसमें 2017 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको सेक्शन वाइज मैं इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद 2014 से लेके 2016 के जो 2-3 साल के पेपर बचेंगे वो भी हम करेंगे आफ्टर द सॉल्यूशंस ऑफ 2023। साथ ही साथ सभी बच्चों को जो अभी एडवांस 2024 एस्पिरेंट्स हैं उनको रियल जेई एडवांस सीरीज बहुत अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस इसमें हैं, टॉप लेवल क्वेश्चंस इसमें हैं जिसके अभी तक हमने बेटा पार्ट 109 110 आई एम नॉट श्योर बट लगभग 109 110 पार्ट हमने अपलोड किए हैं। और अभी नेक्स्ट मंथ से इसमें रेगुलर वीडियोस हम इसमें और लाएंगे, इसी सीरीज में रेगुलर वीडियोस और लाएंगे। और मैं बता रहा हूँ अगर आप इन पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा, बढ़िया रिवीजन होगा, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। हो सकता है क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लगें तो एक बार में नहीं बनेगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। आपको सोल्यूशन देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सोल्यूशन देखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, क्योंकि अभी भी सीखना है। अगर आप उस लेवल की चीज़ें सीखेंगे तो जो जेई एडवांस का एक्चुअल पेपर होगा वो आपको काफ़ी आसान लगेगा। पेपर देने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार चीज़ें ठीक ठीक से आपने बनाई हैं। साथ ही साथ खैर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप ChemIIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पूरे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलेंगे फॉर जेई एडवांस 2025 एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2024 वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स वेयर आई एम टारगेटिंग around 600 plus advanced problems and लगभग 200 problems have been uploaded and 400 more problems of same level, इसी लेवल के और हाईली रेलेवेंट प्रॉब्लम्स मैं बोलूँगा। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इसी लेवल का होगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के भी होंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा 600 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें जो टारगेट है हमारा वो है जेई एडवांस। तो एकदम जेई एडवांस के रेलेवेंसी को, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ऐप पर जाके एक बार चेक करिएगा, इस कोर्स के अंदर आपको पूरे प्रॉपर पीडीएफ, फिर उसका लेक्चर, प्रॉपर पीडीएफ लेक्चर, पीडीएफ लेक्चर, इस तरह से वेल अरेंज्ड पैटर्न में सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ आपको पहले पीडीएफ से क्वेश्चन ट्राई करना होता है और उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखना होता है। सॉल्यूशंस देखना मस्ट है, भले आपको क्वेश्चन बन गया हो, एक बार वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, डीप में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, 2 डेसिमल तक ट्रंकेट करके देना है आंसर। सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The amount of water produced in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur, whenever they are saying rhombic sulfur, take it as acid, by concentrated HNO3। concentrated HNO3 जब सल्फर जैसे नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद किस में कन्वर्ट होता है? अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसे। 2 चीज़ें चेक करी है इन्होंने, एक तो आपकी बैलेंसिंग चेक करी है, रेडॉक्स बैलेंसिंग चेक करी है, और रेडॉक्स बैलेंसिंग के बाद मोल कंसेप्ट तो खैर इजी सी बात है, उसको मैं कोई टॉपिक नहीं मानता। एक रेडॉक्स बैलेंसिंग आपकी चेक करी है। दूसरी चीज़ आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में भी पूछा है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 की बात हुई है, क्योंकि HNO3 बहुत अद्भुत है। जब ये ऑक्सीडाइज करता है कभी ये NO में जाता है, कभी NO2 में जाता है, कभी N2O में जाता है, तो कभी अमोनियम नाइट्रेट में भी जाता है जब बहुत डाइल्यूट होता है कुछ मेटल्स के साथ। तो अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, कब किस में जाता है, काफ़ी स्पेसिफिक बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि जब ये सल्फर जैसे नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को ये सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है SO4 2- में, बट जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो खुद किस में जाता है? ये खुद जाता है NO2 में, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं NO2 के। ठीक है,
तो बताना है कि अगर 1 मोल सल्फर एसेट्रोम्बिक सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो पानी कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। मैंने रिएक्शन तो आपको समझा दिया कि क्या होगा। सल्फर जाएगा सीधे H2SO4 में ऑक्सीडाइज होगा। चलिए तो मैं रिएक्शन लिखता हूं इधर, ठीक है। एसेट ऑक्सीडाइज होगा सल्फेट में, क्यों ना मैं उसको H2SO4 ही लिख दूं, फिर वो H+ मैनेज कर लेंगे हम। ये सल्फेट में गया। नाउ ऑक्सीजन देखना होगा। अच्छा पहले तो सल्फर बैलेंस करिए। चलो एक काम करते हैं, फिर नाइट्रेट जा रहा है NO2 में, ये लिख लो। चलो नाइट्रिक एसिड ही लिख लो, अब वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख दियो तो यहाँ नाइट्रिक एसिड लिख लो, कोई गम नहीं है उसमें, ऐसा लिख सकते हो HNO3। दोनों हाफ्स को बैलेंस करना होगा, करते हैं। एसेट है, सबसे पहले 8 लगा देंगे, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से करना होता है। वाटर इधर हो गया है 32, add 32 molecules of water here, 64 hydrogen atoms, 16 H+. How many more needed? 48 H+ needed. Now everything is balanced except charge. So we have to add something which is not so common. Too many electrons being added, 48 electrons. Fine. HNO3, NO2. Just add 1 molecule of water and then 1 H+ will be needed. 1 H+ will be needed. And then 1 electron will be required to neutralize the charge. I think both halves, this is reduction half, this is oxidation half, both are balanced. Now what we need to do is we have to cancel the electrons, and for that we need to multiply with 48 so that 48 electrons are being cancelled. तो मैं पूरे रिएक्शन को तो नहीं लिख रहा, बट मुझे जिससे मतलब है मैं वो लिख रहा हूँ। एसेट का 1 मॉलिक्यूल है और इधर पानी कितना मिल रहा है, आप जोड़ना घटाना आप जानते हैं, आप जोड़ सकते हैं। इधर है 32 वाटर और इधर मुझे मिलेगा 48 वाटर। क्या आपको समझ आ रहा है? इधर मुझे 16 वाटर मिल रहा होगा, बाकी जो भी है आप जोड़ के लिख सकते हैं। बट मुझे इंटरेस्ट सिर्फ एसेट और वाटर में है, तो 1 मोल से 16 मोल्स वाटर मुझे मिल रहे हैं। मुझे 1 मोल से 16 मोल वाटर मिल रहे हैं। यहाँ पर बताना क्या था? यहाँ बताना है कि what is the amount of water produced. So yes, it is 16 into 18. 16 into 18 लगभग कितना होगा? 300 के आसपास, लगभग 300 के आसपास। कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या न्यूमेरिक है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो इसमें रहेगा ही। 16 into 18, it is 288, and hence the reported answer in grams should be 288 grams. ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइन। कैसा बोलेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, बुरा नहीं है। नॉट दैट इजी, क्योंकि ये रिएक्शन टेस्ट हुआ है ना, इसमें आप समझ रहे होंगे कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व थी। इस पोर्शन में ज़्यादा गलती होगी बच्चे से, इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, इसमें नहीं गलती होगी। रिएक्शन वाले पार्ट में थोड़ी गलती हो सकती है। उस नज़रिए से मॉडरेट से टफ के बीच में मान सकते हो, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हो। देन नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सिस। नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है। चलो इसमें कैलकुलेशन तो नहीं लगेगा, काउंटिंग लगेगी थोड़ी। cis NMCl bond angles in cis MnEn2Cl2 complexes। ठीक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। पहले इसका cis वर्जन बनाने बोला है, तो cis ऐसा बनाओगे, Mn, ये Cl, ये Cl, then this is NH2, CH2, CH2, then again here NH2, ऐसे ही करोगे ना, this is CH2, CH2 and then NH2, ये हुआ En, फिर एक और En है, तो ये ऐसा NH2, CH2, CH2, then again NH2, ऐसा something like this। ये आपका बना है कॉम्प्लेक्स। सिस भी है, ClCl को सिस में रखा है हमने। Now we have to tell how many cis NMnCl bonds are there। तो थोड़ा मैं काउंट कर रहा हूँ,
आप देखिएगा, अलग अलग कलर से कर लेते हैं तो क्या है समझ आ जाएगा, अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं। देखो ये दिख रहा है सिस बॉन्ड, एक सिस बॉन्ड दिखा, NMnCl सिस पोजीशन में ही है, ट्रांस नहीं है ये, ठीक है। दूसरा क्या दिख जाएगा, अच्छा ये वाला, अब दूसरा कलर चूज करता हूं, चलो देखो ये वाला MnCl ये भी तो सिस ही है, दिस इज ऑल्सो सिस हैविंग 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो सिस है, 180 डिग्री है तो ट्रांस है। तो एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। अच्छा अब ये वाले के साथ भी एक बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो दिस दिस एंड दिस, ये भी 90 डिग्री सिस है, ये दिस ऑल्सो 90 डिग्री। ये इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये NMnCl ये 180 डिग्री हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो दिस बॉन्ड शैल नॉट बी काउंटेड। बट ये भी मैंने 3 बॉन्ड्स काउंट किए हैं, अगला बॉन्ड काउंट करते हैं। एक चीज और देखिए, ये वाले M को देखिए, ये वाले N को देखो, इस Cl को देखो, ऐसा दिस MnCl, एक ये आ गया, 4 हो गए, 4 हो गई काउंटिंग दिस। अच्छा अब यही चीज अगर हम ऐसा करें इसके साथ दिस दिस, ये भी देखो हो गया, 5 हो गई, NMnCl ये 5 हो गई, और सेम यही चीज इस वाले Cl के साथ भी तो हो सकती है, दिस MnCl ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ रहे हैं 6, इसके अलावा और कोई बॉन्ड्स है नहीं, 6 बॉन्ड्स हैं जो कि सिस पोजीशन में है। आप इन बॉन्ड्स को नहीं काउंट कर सकते, ये भी NMnCl है बट इसको काउंट नहीं करना है, ये भी NMnCl है बट इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये ट्रांस पोजीशंस पे होगा एक दूसरे के साथ, इनको काउंट नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर टू बी रिपोर्टेड इज 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, and it says the decomposition of N2O5, this is started in a closed cylindrical container under constant temperature and constant volume at an internal pressure of 1 atm. After this much time the pressure inside the cylinder is found to be this if the rate constant is this, assuming what is the value of y। देखो ये क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ, इसमें कौन सा पार्ट है जहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। ये पढ़ के आपको बहुत आसान लगेगा, सॉल्व करोगे बहुत आसान लगेगा, बट गलती हो जाएगी। अगर थोड़ी भी आपने लापरवाही की तो गलती हो जाएगी। और अगर आप प्योर एनसीईआरटी रटे हुए बच्चे हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स को प्योर एनसीईआरटी रट के बोर्ड लेवल पे पढ़ के आए हैं, तो ये क्वेश्चन में आप गलती जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। देखिए पहली बात, मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना चाहूंगा इधर इसको। सो रिएक्शन सेज N2O5 N2O4 O2, N2O5 gaseous, N2O4 gaseous प्लस O2 gaseous, ये भी 2 लगाया हुआ है, यहाँ भी 2 लगाया हुआ है, बैलेंस्ड है प्रॉपरली, ठीक है। अब बोला गया 1 atm था और कुछ टाइम के बाद, तो इनिशियली कंडीशंस में अगर मैं इनिशियल मानूं तो ये 1 atm था। अब आफ्टर टाइम t, जो कि y इंटू 10 की पावर 3 है, वो मैं t मान के चल रहा हूँ। सो दिस विल बी 1 माइनस 2p, दिस विल बी 2p, दिस विल बी p, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। और बोला गया है कि आफ्टर टाइम t द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t इज 1.45, so you can just add these up and you'll get 1 plus p is equals to 1.45, implies that p is equals to 0.45 atm। और आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा। अब ये तुम्हारा 1 atm है और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45 इंटू 2, दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 atm। याद है ना फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला आपको ये याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला? के दिया हुआ है ना, आगे पढ़ो, के दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड, तो के की यूनिट से पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये के की यूनिट से पता चल रहा है। अब यहां पे गलती क्या होगी मैं बता रहा हूं आपको, मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट्स विल लुक, मिस्टेक क्या होगी यहां पर? मिस्टेक ये होगी कि आप ना जल्दी जल्दी में जो फॉर्मूला रटा हुआ है आपने, t इज इक्वल्स टू 2.303
बाय के इंटू लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी, तो 1/0.1 लिख देंगे आप, आपको मजा आ जाएगा, ये log 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आप आंसर निकाल देंगे। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। और ये मिस्टेक है जो आप करेंगे। कहाँ मिस्टेक है? मिस्टेक यहाँ पे है बेटा, इसमें जो मिस्टेक है वो ये पोर्शन पे है, ये पोर्शन आपका गलत है। क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, और जब आप इसको डिराइव करते हैं, मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। कैसे रियलाइज होगा? देखिए, आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं ऐसा, ये बहुत जोर देकर पढ़ाया है इस चीज को मैंने अपने लेक्चर्स में। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई N2O5 की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है। और ये K क्या है? K विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, क्योंकि आपने यहां लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, और जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हो तो दिस इज माइनस N2O5 बाय dt, और स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करते हो, क्योंकि ये डिफाइंड ही इस तरह से है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया ये सब बातें मैंने केमिकल काइनेटिक्स में। दिस इज इक्वल्स टू K N2O5 की पावर ऑफ 1। अब जब आप इसको डिराइव करोगे तो बेटा ये जो 2 है ना, ये 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, और उसके बाद आप कुछ इस तरह से पाओगे dN2O5 बाय N2O5 इज इक्वल्स टू माइनस 2K इंटू dt। फिर 0 से t तक जाओगे, फिर यहां पर N2O5 P नॉट से लेकर pt तक जाओगे, या a नॉट से at तक जाओगे। अभी कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैंने लिखा है तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता दे रहा हूं। N2O5 नॉट से लेकर आप N2O5 टाइम t तक जाओगे, और फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा उसमें k की जगह पर क्या होगा? 2k होगा। इस बात का ध्यान रखना है। सो योर t विल बी 2.303 बाय 2k, 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू लॉग, हाँ लॉग 10 तो आ गया था, 1/0.1। तो इससे जो t आएगा ये एक्चुअली में है 10 की पावर ऑफ -3 हो गया, ये हो गया 10 की पावर ऑफ -3, और ये log 10 है, ये log 10 है। सो 10 की पावर ऑफ -3, तो बस t इज 2.303 इंटू 10 की पावर ऑफ +3 seconds. This is t. तो y should be reported as 2.30, ऐसे रिपोर्ट होना चाहिए था y। y is 2.30। समझ आया? नहीं तो आपका आंसर 4.6 आ जाता और वो गलत होता। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक हो सकती है तो बुरा नहीं बोलूंगा, पेपर 1 के क्वेश्चंस की तरह नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ है करने लायक तो ठीक है। पेपर 2 इज कंपैरेटिवली बेटर, फार बेटर देन पेपर 1 ऑफ 2019। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। आई थिंक मैं यहीं कर देता हूं, और मैं इसमें थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा इसमें। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस 900 ग्राम का सॉल्यूशन है कुछ, मुझे मोल फ्रैक्शन बतानी है यूरिया की। अच्छा, दी हुई है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज एक्चुअली N2, 2 मतलब मेरा यूरिया से है यहाँ पर, N1 प्लस N2 एंड इट इज 0.05। पानी का मास दिया हुआ है 900 ग्राम। 900 ग्राम मतलब कितना हो गया बेटा? कितने मोल्स हो गए? 50 मोल्स हो गए। जी हाँ, ये 50 मोल्स हो गए। अब ये 0.05 मतलब 5/100, 5/100 मतलब 1/20। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो मोल्स ऑफ यूरिया निकल जाएगा सोल्यूशन में। कितना आ जाएगा? 20 N2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस N2। सो मोल्स ऑफ यूरिया इज कमिंग आउट टू बी 50 बाय, ये होगा 19। ये मोल्स ऑफ यूरिया आ गए। डेंसिटी दिया हुआ है शायद, देखिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू बी 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। मोलैरिटी चाहिए आपको। व्हाट यू नीड इज मोलैरिटी, दैट इज मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट यू नीड। So this is density. Density means mass of solution upon volume of solution. This is mass of solution.
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए, मैं इसको V लिख देता हूँ, V चाहिए आपको, सिंस यहाँ वॉल्यूम ml में आएगा क्योंकि ये पर ml में दिया हुआ है। अब यार मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो ना, अब क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब यूरिया का मास और पानी का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, यहाँ मैं छोड़ता हूँ थोड़ा स्पेस। यूरिया का मास तो 50/19, 50/19, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं यूरिया का मास विच इज 60, तो 157.89 प्लस पानी का मास है 900 प्लस 900, दिस डिवाइडेड बाय 1.2 करूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.2 करूंगा तो ये मुझे 881.579 कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है। काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस हैं, पता नहीं क्यों बट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेशन है यार, और डेसिमल में भी रिपोर्ट करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। मैं तो अभी कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ। ये ml में आया तो अब इसको लीटर्स में ले जाना होगा, लीटर्स में ले जाओगे तो हो जाएगा ये 0.88158, ऐसा थोड़ा सा ट्रंकेट कर रहा हूँ मैं, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सो मोलैरिटी इज, दिस इज 50/19, दैट वाज 50/19, द मोल्स 2.63 के आसपास, डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 0.88158, and this is approximately, this is 0.88158, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.985 के आसपास आ रहा है। तो अगर 2 डेसिमल करोगे तो मेरे हिसाब से तो खैर क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन थे तो 2.98 से 2.99 ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये कुछ ऐसा आ रहा है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन तो आएगा ही क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े थे यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मोल कंसेप्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, बट यहाँ थोड़ा इसको कैलकुलेटिव बना के दिया गया है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, बट ठीक है, डन, दिस इज द आंसर। ओके, देन these are two questions from organic chemistry. Question number 13, it is one of the easiest questions of the paper. Total number of hydroxyl groups, that is OH groups कितने हैं वो बताना है। This is H2PD BSO4 quinoline, that is Lindlar's catalyst. It poisons the reaction and cannot reduce double bond further. So this triple bond alkyne will get converted to double bond. So this will be double bond after treatment with Lindlar's catalyst. And then you have dilute KMnO4 at 273 Kelvin, that is 0 degrees Celsius. You also call it as cold KMnO4. It offers a syn addition of 2 OH, that is hydroxyl groups per कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिन एडिशन होता है यहाँ पर। तो बस सिंपल रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है यार। ये देखो OH OH यहाँ लगा दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ भी OH OH लगा दो, OH OH लगा दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ भी बॉन्ड तोड़ के OH OH लगा दो, ये बॉन्ड तोड़ दो। टोटल कितने बॉन्ड लगे, टोटल कितने बने, टोटल बने 6। सो यस, करेक्ट आंसर फॉर द प्रोडक्ट इज 6। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आप आराम से मार्क्स उठा सकते थे। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक ठीक क्वेश्चन था इस पेपर का। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ऑफ साइक्लिक एथर्स विद द फॉर्मूला C4H8O। इसके स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर बताने, साइक्लिक एथर होना चाहिए, कंडीशन ये है। साइक्लिक एथर का मतलब जो ऑक्सीजन होना चाहिए, जो एथेरल ऑक्सीजन होता है, वो पार्ट ऑफ योर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है,
तब वो साइक्लिक एथर कहलाता है। अगर आप सोचो 4 कार्बन एटम है तो मैं 3 ऐसा कर दूं और एक ऐसा बना दूं, then this is not a cyclic ether. You should know this. This is not a cyclic ether because oxygen is not the part of your heterocyclic ring. So this is not a cyclic ether. Okay. Then C4H8, चलो पहले मैं स्ट्रक्चर्स बना देता हूं। तो एक तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, देखो बात को समझो। एक 4 मेंबर की रिंग बनेगी ऐसा ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन छूट गया तो उसका मिथाइल लगा दोगे, एक ऑक्सीजन के बाजू लगा सकते हो मिथाइल, एक ऑक्सीजन से एक कार्बन छोड़कर लगा सकते हो। ये दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं। थोड़े अभी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर्स ही बना लेते हैं, फिर बात करेंगे स्टीरियो की। और कुछ बन सकता है, जी हाँ, 3 मेंबर की भी रिंग बन सकती है with oxygen as one of the member. It needs to be because we are concerned about only cyclic ethers. अब 2 मिथाइल रह गया बेटा, तो 2 मिथाइल एक एक ऐसा कर सकते हो। और एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि दोनों ही मिथाइल को एक कार्बन पे ही लगा दो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों ही मिथाइल को एक कार्बन पे लगा दो, ये देखो ऐसा। कुछ और बच गया क्या? हाँ हाँ बच गया। जब 3 मेंबर की रिंग होगी तो एक इथाइल भी लग सकता है, जी हाँ, तो ये भी एक ऑप्शन आएगा, इथाइल भी लग सकता है, ये देखो। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हमको देखना है इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से स्टीरियो आइसोमर्स किसके किसके पॉसिबल। तो इसमें अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल की ना पॉसिबिलिटी है ना ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल 1 काउंट होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ना काइरल सेंटर है ना कुछ है। पीओएस साफ साफ दिख रहा है। यहां पर देखो तो ये काइरल है, हो गया काइरल। तो ये काइरल है अगर, तो एक इसका वेज बनेगा और एक इसी का मिरर इमेज बनेगा। बना दे, चलो बना देते हैं। इसको पार्टनर को बनाते हैं इसके, एक ये बनेगा और एक इसी का मिरर इमेज बनेगा। आप चाहो तो ऐसे ही बना के डैश बना लो, नहीं तो घुमा के मिरर इमेज जैसा बना लो, एक ही बात है, दोनों अलग अलग हैं। ये बन गया, 2 बन गए, ठीक है। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब इधर आ जाओ, इसको अगर आप बेटा देखोगे ध्यान से तो ये तो काइरल ही नहीं है, इसमें पीओएस भी नजर आ रहा है, तो इसका कुछ बनने के चांसेस हैं नहीं। तो ये तो तुम्हारा एक प्रोडक्ट ही है, दैट्स इट। तो इसको भी आप एक ही काउंट करोगे, कुछ नहीं हो सकता इसका। अब इस पे आओ, थोड़ा इस पे आओ, ये वाले को पकड़ते हैं, इस पे आओ। इसको देखो अगर आप, तो अगेन ये सिमिलर केस है क्योंकि ये भी काइरल सेंटर दिख रहा है। अब ये काइरल है तो ये एक बार वेज पे आ जाएगा, एक बार डैश पे आ जाएगा, तो इसका भी 2 बन जाएगा। मैं इसको मिरर इमेज की तरह बना देता हूं, ऐसा, ये ऐसा, ये मिरर इमेज की तरह बन गया। पीओएस तो था नहीं, तो ये एक पेयर ऑफ इनेंसियोमर हुआ इधर, ये एक पेयर ऑफ इनेंसियोमर हुआ इधर, ये सिंगल सिंगल हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं अभी तक। ये तो स्ट्रक्चर्स है ना, इनको फिर स्टीरियो देखना है इसका। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, तो आप इस पे पाओगे कि इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, दिख रहा है, कोई काइरल सेंटर है नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये 1 काउंट होगा? जी बिल्कुल, ये 1 काउंट हो गया। तो ये 3 आ गए जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ये इनएक्टिव हैं और ये कुछ इस तरह से ही रहेंगे। सबसे मजेदार केस है ये वाला केस। ये वाले केस में आप देखें तो दोनों ही काइरल है, दोनों ही काइरल है, दोनों काइरल है, मानता हूं। 2 काइरल के 4 पॉसिबिलिटी मत बना देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ये वेज वेज होगा, देखो ध्यान से, ये भी वेज, ये भी वेज, जब ये ऐसा होगा या डैश डैश होगा, एक ही बात है, तब ये मीजो हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये चेक करो, ये पीओएस है और इस वक्त ये एक मीजो कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है। बट इसमें से अगर कोई भी एक डैश वेज में रहा, मान लीजिए ऐसा रहा, ये वेज पे हुआ, एक काम करता हूं मैं, ये मीजो है, इसको मैं ऐसा किनारे इधर बना देता हूं, ये मीजो अलग हो गया, ठीक है। अब इसी में सोचो अगर कोई ऐसा रहा वेज और ये डैश, तो ये अलग है ना इससे।
ज्योमेट्रिकली अलग है मेरे भाई, ज्योमेट्रिकली अलग है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये एक दूसरे के। ये अगर सिस है तो ये ट्रांस है, चेक करो। लेकिन ट्रांस वाले में पीओएस नहीं है, ट्रांस वाले पे पीओएस नहीं है, और पीओएस ना होने का मतलब ये है कि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। इसमें पीओएस नहीं है, यहां बनाइए इसका मिरर इमेज, यहां बनाइए इसका मिरर इमेज लाइक दिस, ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगा लाइक दिस। तो ये भी एक इनएंशियोमेरिक पेयर आपको मिला, ये भी एक इनएंशियोमेरिक पेयर आपको मिल गया है। सो इस तरह से अगर आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आइसोमर्स बन के आए हैं? 10। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहे आपके सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2 2019 जेईई एडवांस्ड। मिलते हैं अगले लेक्चर में सेक्शन 3 के साथ। एंड सेक्शन 3 इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ मैचिंग टाइप है, शायद ये सेक्शन जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे। और इसके साथ हम 2020 का पेपर उसके बाद शुरू करेंगे आफ्टर दिस। और जो मैंने कहा है उसको ध्यान रखिए, रियल जेईई एडवांस सीरीज आप फॉलो करना शुरू करिए। और अगर आप 25 के एस्पिरेंट हैं या इवन 26 के एस्पिरेंट हैं, आप KMIIT ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत ही कम कीमत में मिलेगी, जो कि सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे जेईई एडवांस की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।